नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उमर खालिद के बारे में। आपको बता दें कि जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वो मौजूद है। तमाम छात्रों के बीच वो भाषण दे रहा है। आपको अच्छे से याद है कि देशद्रोह का मुकदमा उस पर लगा हुआ है। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। इंतजार किया जा रहा है कि वो बाहर आकर सरेंडर करे, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बीसी और बाकी के जो वहां प्रोफेसर्स हैं उन्होंने मीटिंग के बाद ये फैसला किया है कि जेएनयू कैंपस के अंदर पुलिस एंट्री नहीं करेगी। क्या आपने किसी और देश में देशद्रोह के किसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की इतनी बेचारगी देखी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह से इंतजार किया जाए कि सरेंडर करे इस तरह का आरोपी? सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों ना इन तमाम लोगों को एक कड़ा मैसेज देने के लिए जो जरूरी कदम है वो उठाए जाए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने मेहमानों के साथ इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर राय बीजेपी से जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। लेकिन पहले मैं सवाल आप ही से ले लेती हूँ चंद्रशेखर जी, ये हो क्या रहा है? पुलिस को हुआ क्या है आखिर? मेरा ये मानना है कि न केवल हम पुलिस की बात शुरू करें, बल्कि पूरे मसले को आप देखें कि 10 दिन तक जो लोग जिन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है जी, वो 10 दिन तक किसी न किसी बिल में छुपे हुए थे और कौन लोग उनको छुपाने वाले थे। आज वो अचानक प्रकट होते हैं और अपनी सफाई देना शुरू करते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ये कह रहा है कि हम लोग अभी आपको अलाउ नहीं करते हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद हम, अब पुलिस का ये कहना है, जो मेरे को जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से पहले हैंडल हुआ है और जिस तरह की कार्रवाई के बीच में कुछ चीज़ें मीडिया के माध्यम से या अलग अलग संगठनों के माध्यम से दिल्ली पुलिस का विरोध हुआ है, इस तरह से दिल्ली पुलिस, अब ये ऐसा तो है नहीं कि वो लोग अरेस्ट नहीं होंगे, पर दिल्ली पुलिस वेट कर रही है कि ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अगर प्रशासन ये कह रहा है कि ठीक है साहब, हम अपनी बात खत्म करके हम इनको के हवाले करते हैं, नहीं, ये बिल्कुल आप ये बात सही कह रही हैं। ये बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह है। और मैं जरा एक बार और तकलीफ दिखा देती हूँ कि क्यों हम लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्यों हमें इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं और क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का मैसेज देश में नहीं जाना चाहिए जो जा रहा है अभी गिरफ्तारी न होने की वजह से। अपने दर्शकों को एक वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद बवाल मचा। किस तरीके से अफजल गुरु की बरसी पर इन लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे खूब सुनाई पड़े। कश्मीर को आजाद करने की बात इन्होंने कही, मणिपुर को आजाद करने की बात इन्होंने कही, केरल को आजाद करने की बात इन्होंने कही। आखिर ये देश में हो क्या रहा है और आप लोग हैं कौन जो इन तमाम आजादियों की बात कर रहे हैं? आप जरा पहले वीडियो आप देख लीजिए एक बार। तो सुना आपने वीडियो, इसी के बाद बवाल मचा था और बवाल मचना लाजमी भी है। इस देश में रहते हुए, इस देश में काम करते हुए और इस देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इस तरह की विचारधारा अगर आप रख रहे हैं और आपको विचार रखने का, ठीक है, आपके पास राइट है, लेकिन इस तरह का, किस तरह का राइट जिसकी आप मांग कर रहे हैं और लगातार आपके पक्ष में जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और जो तमाम भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने बुलंद भी की आवाज़ कि हम सैनिक होकर बॉर्डर पर अपनी गोली खाते हैं, जान देते हैं इस देश की रक्षा के लिए। इस तरह के लोगों को आखिर क्यों पनाह दी जा रही है और इस तरह के लोगों को आखिर क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? अनुज आत्रे कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अनुज जी आपका भी। मेरा सवाल ये कि आखिर राहुल गांधी करना क्या चाहते थे? और यहाँ पर पुलिस का भी फेलियर हम बात कर रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है, लेकिन जरा आप बताएंगे कि राहुल गांधी को क्यों ऐसा नजर आया वहां पहुंचने के लिए, क्यों उन्हें जल्दबाजी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अत्याचार नहीं होने देंगे वहां के स्टूडेंट्स के साथ? देखिए, मेरी समझ नहीं आ रहा कि अभी भी इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, और
सब बातों की जो है चर्चाएं इर्द गिर्द आकर के अभी भी आपकी तरफ से यही आ रहा है कि राहुल जी को क्या हो गया, क्या राहुल जी ने इस चीज को, ये जो एक इतना बड़ा हंगामा हुआ है उनके उसमें वो कहां से, में आज से 3 साल पहले भी हुआ था वहां नहीं इतना बड़ा, आप बता दीजिए कब ऐसा हुआ? इससे 3 साल पहले भी हुआ था। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको वहां के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी बाइट सुना सकती हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2010 की घटना में इससे पहले भी वहां पर इस तरह की नारेबाजी हो चुकी है, लेकिन कोई कदम, कोई देश के खिलाफ इस तरह के नारे, देश के खिलाफ इस तरह की जो है ये कॉन्स्पिरेसी, और जिसको सरकार खुद कह रही है कि इसमें इनका जो है इनको पाकिस्तान के बाहर से समर्थन मिला है, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, इसको एडमिट कर रहे हैं। और अभी तक ये बवाल हो रहा था कि जो मुख्य आरोपी जिसको सरकार बोल रही है, पुलिस बोल रही है कि गायब है, एब्सकॉन्डिंग है, हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और वो कल रात से आकर के सरेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं, वहां यूनिवर्सिटी में खड़ा है। और सरकार और पुलिस इतनी पंगु हो गई है कि कितनी शर्मनाक बात है। आप देश की जनता को क्या संदेशा देना चाहते हैं, किस प्रकार से आपका मनोबल टूट गया है, कहां गई वो प्रधानमंत्री की बातें, कहां गई वो भारतीय जनता पार्टी की नसीहतें जो देश को दिए, देश की जनता के साथ इन्होंने बड़े बड़े दावे और वायदे किए थे। आज एक छोटे से एक विद्यार्थी के सामने जिसने इतनी बड़ी बड़ी नारे लगाए, जिसको आपने पूरा का पूरा प्रशासन तंत्र लग गया, सारा आपकी इंटेलिजेंस लग गई सारी, आपने अपनी पुलिस, देश भर की पुलिस उसको ढूंढने में लगा दी, और वो कल से तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आप उसको जाकर के गिरफ्तार कर सके। अभी भी जो आप उसमें जो है एक प्लानिंग बना रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कौन सी वो है। प्रधानमंत्री कल जाकर के देखिए कितनी कमजोरी वाली बात आ रही है। प्रधानमंत्री कल अपनी भाषण में बोल रहे हैं कि मुझे हमारी सरकार अस्थिर की जा रही है, हमारे को जो है गिराने की वो साजिश हो रही है, और वो सामने खड़ा है। अब आप बताइए कि कौन प्रधानमंत्री जी आपको गिरा रहे हैं, कौन सी साजिश हो रही है? ये सरकार की खोखलापन, कमजोरीपन आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या देश की जनता को, क्या विश्व को आप, क्या विश्व को आप पटल पे संदेशा देना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप इतना मजबूत जी, इससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, अब तक की अपडेट, आखिर हुआ क्या क्या है अब तक, और किस तरीके से ये मामला एक के बाद एक अलग अलग दिशाओं में बढ़ता जा रहा है। सवाल फिर से वही उठाया जा रहा है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, और खास तौर से एक के बाद एक जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, क्या ये प्री प्लान तैयारी नहीं है, और आखिर ये तैयारी कर कौन रहा है, सवाल ये भी है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, जरा गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए इस वीडियो में क्या हो रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस वीडियो में जेएनयू में कुछ छात्र उमर खालिद के नेतृत्व में देशद्रोही नारे लगा रहे हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये लड़ाई कुछ हम 5-6 लोगों के लिए नहीं थी। आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है। आज ये लड़ाई सिर्फ इस विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश भर के हर विश्वविद्यालय की लड़ाई है, और सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं, इस समाज के लिए लड़ाई है कि आज आने वाले दिनों में हमारा कैसा समाज होगा। पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। जिस किस्म से झूठ बोले गए, जिस किस्म से बातें करी गई, अगर इन मीडिया वालों को लगता है ये लोग बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने इस देश के लोगों के खिलाफ, कोई आदिवासी हो तो उसको माओवादी बोल के, कोई मुसलमान हो तो उसको आतंकवादी बोल के, जिस तरीके से एक सिलसिला चला है, और इसी तरीके से मीडिया ट्रेल और पूरा स्टेट अपैरेटस उसके पीछे लगा रहता है। शायद बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, उनके लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब आप लोग गलत लोगों से भिड़ गए। जेएनयू के छात्र आपको इसका मजा चुकाएंगे। एक एक मीडिया चैनल को इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी जो उन लोगों के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से वो किया है। पहली बार लगा मैं मुसलमान हूं पिछले 7 साल में, और वो पिछले 10 दिन में लगा। इस वीडियो में देशद्रोह का आरोपी उमर खालिद पहले वाले वीडियो के वायरल होने के बाद मचे हंगामे को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को पाक साफ बता रहा है। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर है जेएनयू में हो रहे देशद्रोही गतिविधियों की, और दूसरी तस्वीर है देश के उन जाबाज जवानों की जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए।
एक देश के लिए जान देता है तो दूसरा देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू जो देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां पर देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? दिल्ली पुलिस उमर खालिद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या जेएनयू का संविधान देश से बड़ा हो गया है? उमर खालिद धर्म का कार्ड खेलकर मुसलमानों को अपने पक्ष में खड़ा करने की राजनीति कर रहा है। आप एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और तय कीजिए कि उमर खालिद क्या करने की कोशिश कर रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो सच में शर्म आनी चाहिए इन तमाम लोगों को, किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह के टैक्स पेयर के पैसे से यहाँ पर तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करते हुए, यहाँ रहते हुए, यहाँ पढ़ते हुए इसी देश के टुकड़े होने की बात की जा रही है। अफजल के लिए शर्मिंदा हैं। अच्छा, यहाँ पर अनुज आत्रे जी, आप ही की सरकार थी जब फांसी दी गई, आप ही की सरकार थी जब पूरा का पूरा कोर्ट ट्रायल रहा, सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा दी गई थी, इतना लंबा समय वहां मिला। ये जिस तरह की नारेबाजी यहां हो रही है वाकई में शर्मनाक है। पुलिस गिरफ्तार करे ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन यहां तक ये लोग पहुंचे कैसे? इन्हें इतना ज्यादा फ्रीडम, इन्हें इतनी ज्यादा स्वायत्तता मिली कैसे? हिम्मत कहां से आ रही है इनके पास? देखिए, सरकार की फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है। केंद्र से लेकर के राज्य तक जहां जहां इनकी सरकार चल रही है, सब जगह ये फेल साबित हो रहे हैं। देश की जनता के साथ बहुत बड़ा एक धोखा हो रहा है। आप उठा के देख लीजिए, जब से ये लगभग 24 महीने होने जा रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि एक के बाद एक इतने मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ये अस्थिर करने की कोशिश तो नहीं है देश को? सरकार को जाने दीजिए। नहीं, देश को अस्थिर कौन कर रहा है? हाँ, ये सरकार, ये मजबूत सरकार होती है। इससे पहले 10 साल हमारी सरकार रही, कभी इस तरह के ऐसे इतना बड़े काम नहीं हुए। ठीक है, जरूर निश्चित तौर पे छुटपुट अगर घटना हुई, उनको तुरंत काबू किया गया, उन पर डिसीजन लिया गया। आप तो एक छोटे से विद्यार्थी जो सरेआम आपको चैलेंज दे रहा है, उससे पहले उन्होंने अभी तक तो आप जो है 4 दिन से अपना 5 दिन से लगे हुए थे कि हम ढूंढ रहे हैं, इतना उसके हाथ धो रहे हैं, लुकआउट नोटिस इशू कर दिया, जैसे वो मिलेगा हम उसको गिरफ्तार करेंगे। आज वो सामने आकर, इन लोगों को पता है कि इन्हें कहां से सपोर्ट मिल सकता है। राहुल गांधी को वहां तुरंत पहुंचने की क्या जरूरत थी? नहीं, राहुल जी इन लोगों के लिए क्या गुनाह हो गया था जहां राहुल जी इन लोगों के लिए नहीं गए थे जो लोग देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। आपको आज भी हम बता रहे हैं, कल भी बता रहे थे और कल भी बताते रहेंगे। ठीक है, राहुल जी गए निश्चित तौर पे। जिन आपको लोगों याद है नेशनल हेराल्ड मामले पे जो पूरी तरह से कोर्ट का मामला था, आप संसद से लेकर सड़क तक उतर आए थे। क्या आपने अब पीछे पड़ने की कोशिश की बीजेपी की सरकार की कि आप अब गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल पीछे पड़ेंगे, बिल्कुल गिरफ्तार सरकार का हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम ये देश की अस्मिता और सुरक्षा का सवाल है, तो कहीं ना कहीं हर चीज को जो है देख करके कदम उठाना पड़ता है। इस समय देश की इतनी किरकिरी हो रही है, न केवल हमारे देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी जो है प्रधानमंत्री जी अपनी कहां जाकर के अपनी साख बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को इतना मजबूत शो कर रहे थे। आज हमारी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि वो सरेआम चुनौती दे रहा है। अब या तो इसमें दो बातें सामने आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि तुरंत उमर खालिद को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसमें दो बातें हैं, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है कि जो उन्होंने पहले दावे किए थे और जिस प्रकार की वीडियो वायरल करी गई थी, जो कि कह रहे हैं कि वो वीडियो झूठी थी, इसके नारे झूठे थे, या तो सरकार उस बात पे अब एडमिट कर रही है कि वो कहीं हमारी कलाई ना खुल जाए। जिस प्रकार से वो आज सरेआम बोल रहा है कि मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, मेरी कोई 800 कॉल नहीं हुई है, जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट्स आई कि मेरा कोई किसी खाड़ी देश से कनेक्शन नहीं है, कहीं कोई पाकिस्तान से मेरी बात नहीं, मुझे श्रीनगर से लिंक किया गया। इसका मतलब कि ये पहली बात ही सब रिपोर्ट झूठी थी सरकार की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। अगर वो सच्ची थी तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? वो सामने खड़ा है। तो ये तो सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि आज ये क्यों पंगु बन गए, क्यों इतने कमजोर और असहाय दिखाई दे रहे हैं, और इस मामले को क्यों इतना पेचीदा बना दिया कि देश की तरफ से जनता आज बिल्कुल एक ठगी महसूस कर रही है। आप एक तरफ जो है बहुत ही हास्यास्पद लगी, जिसमें उमर खालिद का कहना यह है कि मीडिया ट्रायल में उसके बारे में वो चीजें पता चल रही हैं उसको जो उसको खुद नहीं पता उसके बारे में। निश्चित तौर पर मीडिया को भी चैलेंज कर रहा है, सरेआम की मीडिया को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, मीडिया को कौन बख्शेगा? मीडिया सबूतों के साथ बात कर रहा है। सिमी के बारे में क्या उसने बताया कि उसके पिताजी सिमी में कभी हुआ करते थे?
मीडिया ने तो ये तमाम चीजें रखी है ना, और उसके फादर ने ये चीज एडमिट की है, तो उसने ये तो नहीं बताया कि उसके पिताजी सिमी में वो थे और सिमी के लिए उन्होंने काम किया है। और आज उसने इस बात को मेंशन नहीं किया, मेंशन करना चाहिए था ना। करे या ना करे, अभी इस बारे में सरकार को पूछना चाहिए, और क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है। साहब, मैं एक पार्टी से अलग हट करके एक बात करता हूं, पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र के तमाम आत्रे जी भी बैठे, हम लोग पार्टी से ऊपर हट के एक बात करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जेएनयू को देख करके कि एक हिंदुस्तान जो राष्ट्र है उसके अंदर एक नई राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं कुछ ऐसे बौद्धिक आतंकवाद के ग्रस्त कुछ समूह हैं जो इस घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं? मेरी बात पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आत्रे साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको एक जानकारी दे दूं, बहुत दुखद है जो ऐसे आपने कहा कि हमारी करकरी बाहर हो रही है। पाकिस्तान का प्रवक्ता अपने नेशनल टेलीविजन से बोलता है कि देखिए साहब, हम क्या कहते थे, ये जो समस्या है वहां पर पाकिस्तान और कश्मीर की समस्या, ये हमारी नहीं है, ये उनके आदमी कह रहे हैं। अफजल गुरु को जो फांसी दी गई है, ये हम गलत नहीं कह रहे हैं, ये उनके आदमी कह रहे हैं। कितना दुखद वाली बात है, बिल्कुल दुखद, कितनी दुखद बात है। बहुत अच्छी बात हमारे बोली नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए कि कितना दुखद है। और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हिंदुस्तान, जहां हम बोलते हैं कि एकजुट हिंदुस्तान है, वहां इस मुद्दे पे हम लोग बहस कर रहे हैं। अगर बात यह है कि अगर कानूनी चीज है, अगर उसको अरेस्ट होना है तो अरेस्ट होगा और सबूत होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी कानूनी प्रक्रिया, देखिए अच्छा साहब, मैं बात कर रहा हूं, कोई भी कानूनी प्रक्रिया, जैसे आपने कहा कि देखिए साहब वो आदमी खुला बोल रहा है, मैं अभी आपको बात बोलता हूं कि अगर पुलिस घुसती और घुस करके उठा लाती तो मीडिया और कांग्रेस दोनों ये कहते कि साहब देखिए वहां पर मना किया गया, जेएनयू प्रशासन ने मना किया, वो अपनी बात कहना चाह रहा था, वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं बैठा था, उसको बोलने नहीं दिया और उठा लिया पुलिस ने। मैं तो बात कह रहा हूं कि न तो वो पाकिस्तान में न अफगानिस्तान में, वो वहां पर बैठा है जहां किसी से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और आज दिल्ली पुलिस उसको कहने का मौका दे रही कि ठीक अपनी बात करिए, पर आप देखिए तो सही उसकी जबान को कि जो आदमी आज से 10 दिन पहले जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, जो कह रहा था कि हम आजादी लेंगे, उसमें से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब वो क्या धमका रहा है कि मैं मीडिया को देख लूंगा। तो आप थोड़ा समय धीरज रखिए, क्योंकि वो कहीं ऐसा भाग नहीं रहा है, चूहे की तरह तो है नहीं कि बिल में कहीं घुस जाएगा। अब तो दिखाई दे रहा है, मीडिया को भी दिखाई दे रहा है, पुलिस को भी दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें कोई बहुत लंबी नहीं है, पर मैं बात कर रहा हूं, ये बहस का मुद्दा केवल इतना नहीं है कि वो गिरफ्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे इनकी बात का जवाब देने दीजिए। जब से आपकी सरकार आई है, एक के बाद एक तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं, चाहे वो हम हैदराबाद की बात कर लें, चाहे हम मालदा की बात कर लें, चाहे फिर हम दादरी की बात कर लें, चाहे हम आप जेएनयू के मुद्दे की बात कर लें, चाहे हम जादवपुर की बात कर लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हम बात कर लें, इतने मुद्दे हैं कि गिनाते गिनाते इंसान थक जाए। सवाल वही है, सरकार को ठीक है आपको क्रिटिसाइज करने का, आपने जो क्या बोला, बोलिए, मुझे आपकी सुन लीजिए, 2 मिनट मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आपने बोला एक बात को, अभी ये कहा जा रहा है कि जेएनयू के मुद्दे पे इतनी बहस हो गई, या वेमुला का मुद्दा भी थोड़ी देर में आप बोलने वाली हैं या बोलने जा रही हैं कि वहां हैदराबाद में ये वाला मामला बना। मैं आपसे पूछता हूं, 2011 की घटना थी, 2010 में ये सीआरपीएफ के जवानों को 73 जवानों को मारा गया, कांग्रेस की सरकार थी, और इसी सरकार के रहते हुए इसी जेएनयू के अंदर लोगों ने जश्न मनाया और कहीं ना कहीं वहां बोला हिंदुस्तान मुर्दाबाद, माओवादी जिंदाबाद। तो मैं एक बात कहता हूं, एग्जांपल दिया, मैं पूरी बात करता हूं, मैं आप ही की बात को कह रहा हूं। इसके अलावा कम से कम 10 ऐसी घटनाएं हुई हैं जेएनयू के अंदर की इस घटना को, तो क्या कहता है विपक्ष में बैठे हुए लोग, कहते हैं कि साहब ये तो जेएनयू की परंपरा है। अरे परंपरा को कोई तो रोकेगा, कभी तो रोकेगा। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, बात पूरी हो गई तो मैं आपको बताने नहीं, आप बोलने, आपकी बात मैंने सुन ली, अब आपकी बात मैं बताऊं, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। इस प्रकरण से मैं आपके संग बात सुनूंगा, आप सुनिए। अब आप ऐसे प्रोफेसर और कुछ ऐसे छात्र संगठन जो बहुत कम संख्या में, मैं पूरे जेएनयू की बात नहीं करता, जो भौतिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश के लिए बहुत खतरा होने वाला है। अगर हमने समय पे इनको रोक दिया होता तो शायद ये बच्चे इतने बड़े होकर के इतने बड़े नासूर नहीं बन रहे होते। मेरा यही कहना है कि अरेस्टिंग होगी, जांच होगी, और जांच में जो चीज समझ में आएगी, अगर सामने आएगी, मतलब आप फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बिल्कुल फूक फूक के कदम वाला मामला है कि अनुजात्रे जी, इन्होंने कितनी हास्यास्पद बात बोली है, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। शशि जी बड़ी अच्छी बात बोली चंद्रशेखर जी ने, पहले तो बहुत सुंदर लगी इनकी बात मुझे कि जिस प्रकार से बात बोल रहे हैं, पर बाद में ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कल रात से उमर खालिद वहां पे देश को जो है चैलेंज दे रहा है सरेआम, आप उस पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाना चाह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है जी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए।
आप उनके वकील बन के घूम रहे थे। आप भारतीय जनता आप कहते पार्टी हैं ना कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, आप कह रहे हैं कब ना? करेंगे आप ये मानते हैं बताइए। ना कि वो आतंकवाद है? आप नहीं, हम नहीं मानते, फिर हमने क्या नहीं कह रहे हैं बोला, आप? हमने फिर आप क्या कह रहे हैं? ये सरकार तय करे बोलेगी और नहीं। पुलिस बताए कि वो कांग्रेस से आतंकवादी नहीं है बोलेगी। या नहीं है। अगर नहीं है इस तो देश क्यों की उसके खिलाफ विडंबना इतने यही दिनों है। से ट्रायल चल आप रहा कहते हैं ना है? कि और अगर वो आतंकवादी है, आप अगर कहते हैं ना वो वो दोषी arrest करना है, चाहिए। अगर वो दोषी है भाई आप तो उसको क्यों फिर नहीं अगर अरेस्ट वाली किया बात आपने? करें, अगर मगर आप मत सुनिए कहिए। मेरी बात। नहीं, आप ये बोलिए कि हाँ वो दोषी है और उसको अरेस्ट करो। हम मेरी आपको बात बोलना सुनिए। चाहिए इस बात नहीं, को। हम कैसे बोले? ये सरकार तय करेगी, सरकार बताएगी, पुलिस तय करेगी, सरकार पुलिस तो तय बताएगी। कर रही है, सरकार अपना ये काम पुलिस- कर रही है। ये पुलिस का काम है तय सरकार करना। अरेस्ट करती है तो कन्हैया के लिए आप उस पहुंच बात जाते हैं थोड़ी को देर आप में। उस बात को जो है आपको चाहिए अब सरकार से पूछना चाहिए। आज की डेट में ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर सरकार के सत्ता दल की तरफ हैं तो सरकार के एक हल्के कदम को भी जो आप अपनी उसको बात को नहीं, कवर एक अप चीज करके अनुज उसको आत्रे पीठ जी, थपथपाना जाएंगे। अनुज आत्रे आज जी, देश की जनता अगर आप देख रही है, विपक्ष देश में तो थू-थू इसका कर रहा है मतलब- इस बात को। अनुज ये आत्रे क्या जी, हो रहा है? एक लड़का अगर आप वहाँ पे विपक्ष सरेआम में खड़ा तो कर विपक्ष रहा का है रोल सिर्फ और और सिर्फ सरकार हंगामा तमाशा करा मचाने रही का है नहीं उससे। है। सरकार अनुज आत्रे जी, अगर आप विपक्ष में तो विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि चाहे देश का मुद्दा हो चाहे किसी और का मुद्दा हो, सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना। नहीं, शोर कौन मचा रहा है? एक हम तो आज प्लेटफॉर्म कुछ पे बोल ही नजर नहीं आने रहे, बताइए चाहिए ना। नहीं, आज सरकार आतंकवाद को के मुद्दे पे चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात कहां करें, पहुंच रही चाहे हैं? किसी और देश की बात करें, तमाम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। मैं इसलिए फ्रांस पे पहुंच रही हूँ क्योंकि छोटा सा कांग्रेस मुद्दा है, बहुत सुनिए मेरी बात। सिलेक्टिव क्यों हो जाती मैंने है? आप छोटे से मुद्दे पे बात कर दीजिए। छोटा फ्रांस तो बहुत मुद्दा नहीं बड़ा है। इशू क्या बात कही? ये उमर खालिद अनुज के ऊपर आत्रे सरकार जी, अपना स्टैंड आप क्यों उमर नहीं स्पष्ट खालिद कर के रही है? मुद्दे को छोटा मुद्दा मत आप ये समझिए। बताइए, मेरे लिए आप मेरे सरकार देश उसी के पे लिए डिसीजन बहुत नहीं ले पा बड़ा रही मुद्दा है है। तो और किसी चीज पे क्या डिसीजन लेंगे? एक आज बात- ये पाकिस्तान के लिए क्या इसलिए फैसले ले क्योंकि पाएंगे? और कांग्रेस देशों से बहुत सिलेक्टिव है बहुत सारे मुद्दों को लेकर। दादरी राहुल गांधी पहुंचे, हैदराबाद राहुल गांधी 2 बार पहुंचे, मालदा उनको नजर क्यों नहीं आया? पहले आप मुझे ये बता दें। नहीं, आप अब ये मालदा पे बात करने बैठे तो ओवरऑल बात करनी पड़ेगी। आज ये Selective बताइए, इतनी क्यों है नहीं, आज कांग्रेस? कांग्रेस देश का और राहुल जी का का भी कहां से मामला प्रश्न है। आ गया? ये प्रश्न सरकार की कार्यप्रणाली और सरकार आप की जो है सरकार की अक्षमता का प्रश्न आ कार्यप्रणाली रहा की है बात कि ये करिए। कितनी अक्षम हमारी सरकार हो रही इतनी है कि एक selective इंसान कांग्रेस कल क्यों तक जिसके है? लिए पूरा एक छोटे देश से ब्रेक ले लो, पूरा मैं आ रही हूं देश वापस। जिसके लिए सरकार एक छोटे पूरी से पीछे ब्रेक उसके ले लो, तुरंत वापस लौट रही हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें उमर खालिद की। जिस तरीके से आज उसने जेएनयू के भीतर भाषण दिया है वाकई में शर्मनाक है। शर्मनाक ये भी कि पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। कई अहम बातें अपने भाषण में उसने कही हैं जो सरासर झूठी हैं। उसने बहुत साफ शब्दों में कहा कि रोहित की हत्या हुई थी। सब जानते हैं कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी हैदराबाद में। दूसरी बात जो उसने कही जो कि नन बलात्कार का वेस्ट बंगाल का एक केस था जिसमें उसने कहा कि बजरंग दल ने वहां पर तमाम नारेबाजियां की थी। ये भी सरासर गलत है और बाद में मीडिया ने इसे फॉलो नहीं किया था। खबर ये निकल कर आई थी कि जो बलात्कार करने वाले दोषी लोग थे वो तमाम लोग बांग्लादेशी थे। तीसरी जो बहुत ही बड़ी बात कही उसने ये कि देश की सीमाओं को वो लोग नहीं मानते। अगर आप देश की सीमाओं को ही नहीं मान रहे हैं तो आप देशभक्त आखिर हो कैसे सकते हैं? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये भी। और चौथी महत्वपूर्ण जो बात है उसने कहा कि मीडिया ने इतनी सारी चीजें उसके बारे में बताई हैं जो उसे खुद भी नहीं पता। क्या उसको नहीं पता कि उसके पिता कभी सिमी के लिए काम कर चुके हैं? जबकि ये बात उसके पिता ने खुद कबूल की है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं जो कि वरिष्ठ लॉयर हैं, सुमन चौहान। बहुत स्वागत है आपका सुमन जी। मेरा सवाल ये, आखिर जेएनयू का कोई अलग कानून है क्या जिसके अंदर पुलिस घुसकर उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती? ऐसा कुछ नहीं है। जेएनयू के लिए कुछ अलग कानून नहीं है और अगर पुलिस चाहे तो बिल्कुल उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स की भीड़ हो सकती है या उमर खालिद अपने लिए कुछ इस तरीके के एनवायरनमेंट को अपनी फेवर में भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को बरगलाकर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर और ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए उन्हें ये टाइम दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी सरेंडर करें। अगर नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स पुलिस के पास सारी पावर है कि वो जेएनयू यूनिवर्सिटी में जाकर उन्हें अरेस्ट करे। नहीं, लेकिन हम तमाम जो चीज़ें देख रहे हैं उनको एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। वो अपने भाषण दे रहे हैं। तमाम यंगस्टर्स जो वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स हैं वो उनके सपोर्ट में तालियां बजा रहे हैं। बड़ी ठहाकों की आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, ये बहुत शर्मनाक है ना। जब किसी एक्यूज को और कुछ नहीं मिलता है तो कहते हैं ना कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। लगभग उसी तरीके के काम यहाँ उमर खालिद भी कर रहे हैं क्योंकि अभी तक तो ये बात थी कि वो इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जब ये जग जाहिर होती जा रही है बात और वो लगातार अपने गिरफ्तारी के लिए बड़े पुख्ता सबूत हमें दिए जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी कमअक्ली ही कही जाएगी।
एक बार जरा अपने दर्शकों को फिर से वो वीडियो दिखा दें जिसमें जेएनयू के अंदर किस तरीके से देशद्रोही का मुकदमा लगने के बावजूद उमर खालिद घुसता है, बहुत बड़े लेवल पे तमाम स्टूडेंट्स को इकट्ठा करता है, ठहाकों की आवाजें पीछे से आती है और कौन कौन सी बकवास बातें वो करता है, जरा सुन लीजिए। उमर खालिद जरूर है लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये लड़ाई कुछ हम 5-6 लोगों के लिए नहीं थी। आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है। आज ये लड़ाई सिर्फ इस विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश भर के हर विश्वविद्यालय की लड़ाई है और सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं, इस समाज के लिए लड़ाई है कि आज आने वाले दिनों में हमारा कैसा समाज होगा। पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। जिस किस्म से झूठ बोले गए, जिस किस्म से बातें करी गई, अगर इन मीडिया वालों को लगता है ये लोग बच जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों ने इस देश के लोगों के खिलाफ, कोई आदिवासी हो तो उसको माओवादी बोल के, कोई मुसलमान हो तो उसको आतंकवादी बोल के, जिस तरीके से एक सिलसिला चला है और इसी तरीके से मीडिया ट्रेल और पूरा स्टेट अपैरेटस उसके पीछे लगा रहता है। शायद बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, उनके लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब आप लोग गलत लोगों से भिड़ गए। जेएनयू के छात्र आपको इसको मजा चुकाएंगे। एक एक मीडिया चैनल को इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी जो उन लोगों के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से वो किया है। पहली बार लगा मैं मुसलमान हूं पिछले 7 साल में, और वो पिछले 10 दिन में लगा। पहली बार इनको लगा है कि ये मुसलमान हैं। और आपको बता दें कि ये शायद तब भूल गए थे जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी ये वहां कर रहे थे, ये उस वक्त भी भूल गए थे जब अफजल गुरु को ये देशभक्त बता रहे थे, उसके लिए इनको रोना आ रहा था और लगातार मांग कर रहे थे कि ये उसका बदला लेंगे। और ये तब भी भूल गए थे जब भारत के खिलाफ किस तरह से उसको बर्बाद किया जाए, इस तरह की वो प्लानिंग कर रहे थे। बेहद ही शर्मनाक है। और ये बदला लेंगे, तमाम लोगों की जवाबदेही है, इनकी कोई जवाबदेही इस देश के प्रति नहीं बनती है। मेरा सवाल ये है अनुज आत्रेदी, और बहुत ही ज्यादा नाराजगी भी, आप ये मत कहिए कि हम मालदा की बात क्यों कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने का एहसास इन्हें अब हुआ, हमें तो हिंदू होने का एहसास बहुत सालों से हो रहा है। आप हिंदू हैं तो बहुत सारी बातें आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मालदा के बारे में कांग्रेस ने बात क्यों नहीं की? बहुत सारे जो लोग शहीद हुए वहां क्यों नहीं पहुंचे? शकूर बस्ती दिल्ली की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, वहां आप क्यों नजर नहीं आए? आप सिलेक्टिव होकर आप या तो जो प्ले कार्ड्स की बात हो रही है ना, या तो आप मुस्लिम के नाम पे खेलेंगे या आप दलित के नाम पे खेलेंगे। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो भी उसके लिए दोषी है, सब में समान तरीके से आगे बढ़िए ना। निश्चित तौर पे समान तरीके से आगे बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हर समय हर घटना के ऊपर जो है आप जहां एक शख्स की मौत हो रही है वो भी दर्दनाक है, लेकिन जहां पर इतनी बुरी हालत मालदा में हुई वो आपको नजर नहीं आई। नहीं, बिल्कुल ना राहुल गांधी को नजर आई और ना ही उन्होंने मीडिया पे कभी इस बात को क्रिटिसाइज किया। उस समय कुछ व्यस्तता रही होगी, क्यों गए क्यों नहीं जा पाए वो एक अलग बात है, पर वहां के हमारे स्थानीय नेता बंगाल के उधर जरूर गए और उसको जाकर के उसको स्थिति को संभालने की कोशिश की। पर अभी सवाल ये आ रहा है कि आज जो सवाल ये आ रहा है कि ये उमर खालिद को जो है कल रात से वो जो एक सरेआम अभी तक पहले उसने जिस प्रकार से किया, उन लोगों को पता है कि उनको बचाने वाले लोग भी इस देश में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। इसको मुद्दे को इतना बड़ा तूल सरकार ने और दे दिया, ये जानबूझ करके सोची समझी कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से कि ये चाल चली जा रही है। हमें समझ नहीं आ रहा क्यों उसको इतना और खुला छूट दी जा रही है, क्यों उसके और इस प्रकार से उसको भाषण दिलवाए जा रहे हैं, क्यों और वो सरेआम जो है एक भड़काऊ भाषण दे रहा है और खुलेआम आपको चुनौती दे रहा है। और आप पुलिस को इतना कमजोर कर रहे हैं, कितना अभी तक तो आप देश के सैनिकों का आपने मनोबल कमजोर किया। आप पाकिस्तान से जाकर के आगे घुटना टेकते हैं, वहां जाके बिल्कुल मनोबल कमजोर करते हैं। आप पठानकोट पे हमला करवाते हैं और पाकिस्तान में आप पाकिस्तान कौन कमजोर कर रहा है? प्रधानमंत्री सुनिए मेरी बात, राहुल जी सरकार नहीं चला रहे हैं, राहुल जी देश की सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप अफगानिस्तान जाते हैं और इतने आतुर हो जाते हैं पाकिस्तानी के लिए कि बैकडोर से पिछले दरवाजे से पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं और आकर के यहाँ पठानकोट का तोहफा दे देते हैं लोगों को हमले का। आप बताइए ना, आप पाकिस्तान के जो है कश्मीर में ISIS और पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, आज भी वहां 2 दिन से मुठभेड़ चल रही है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कांग्रेस आप शहीद हो रहे हैं। जाकर के पाकिस्तान में कहता है कि देखिए साहब ये सरकार की ये स्थिति है, इनका मतलब बकायदा न्यूज चैनल पे आ रहा है। क्या बोला क्या नहीं बोला, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री होने के नाते
आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देंगे, 56 इंच का सीना होना चाहिए। कहां गया वो 56 इंच का सीना? कौन सी भाषा में जवाब देना चाहते हैं? देश की जनता पूछना चाहती है। गद्दारी का काम आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कौन लोग गद्दारी का काम कर रहे हैं? उन लोगों का साथ दे रहे हैं देश के अंदर बैठ करके। सुनिए मेरी बात, कौन गद्दारी का काम ये कर रहे हैं? जो आज ये उमर खालिद जैसे आप लोग बोलते हैं कि आप संभालेंगे देश को। उमर खालिद जैसा आदमी पैदा कर रही है सरकार, ये गद्दारी का काम कर रहे हैं। हमारे जवानों को शहीद करवा रहे हैं, वो गद्दारी का काम करवा रहे हैं। आप ये बताइए, मानते हैं ना उमर खालिद गद्दार है? आप मानते हैं ना इस बात को? हम नहीं बोल रहे मानते हैं गद्दार है, तो कैसे राहुल गांधी वहां चले गए? जो ये इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग गद्दार हैं, चाहे सरकार में छुपे हुए लोग हैं या किसी पार्टी के छुपे हुए लोग हैं। क्यों इसको कल रात से इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों नहीं सरकार इसको गिरफ्तार कर रही है? अगर वो दोषी है तो, या सरकार बोले वो दोषी नहीं है जिस प्रकार से वो बोल रहा है, और अगर दोषी है उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया हुआ है, तो क्यों उसको खुलेआम छोड़ रखा है सरकार ने? क्यों इतनी असहाय हो गई सरकार? क्यों इतनी कमजोर अपने आप को दर्शा रही है सरकार? क्यों पुलिस हाथ में हाथ धरे रखी बैठी है कि जी वो बाहर आएगा तब हम गिरफ्तार करेंगे, कल को अपने घर जाके बैठ जाएगा, फिर आप ये बोलेंगे अभी वो घर में बैठा है कि बाहर आएगा अपनी मर्जी से तब हम गिरफ्तार करेंगे। पूछना चाहता हूँ शशि जी, आपसे एक बात बताइए, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर जब इस तरह की बातें करते, जब कहते हैं कि आप हमें मदद करिए सरकार को हटाने में, ये स्थिति सरकार की वजह से है। राहुल गांधी तुरंत जेएनयू कांड के बाद वहां पहुंच जाते हैं। विपक्ष में अनुज आत्रे जी, मेरे सवाल, अनुज आत्रे जी, विपक्ष का जो रोल है सरकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में आपको विपक्ष में इसीलिए तो भेजा है कि गलत चीजों के लिए आप हंगामा करेंगे। पार्टी का वो उपाध्यक्ष है, आप कह रहे हैं कि कोई सांसद है, कहते हो कि जिम्मेवारी नहीं होगी। किसकी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शशि जी की बात का जवाब दे रहा हूं, बीच में दो बातें ऐड करके दो बातें नहीं, आप जो बातें कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की उनकी बात हो रही है, आप कौन सी उपाध्यक्ष को बीच में किसकी बात कर रहे हैं? मालूम क्या सलमान खुर्शीद जिम्मेदार आदमी नहीं है? आप ये बताइए, सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपने कोई कदम उठाया? जमा करके मुद्दे को उलझाइए मत। सलमान खुर्शीद के खिलाफ कोई कदम आपकी पार्टी ने उठाया? ये क्यों, ये उमर खालिद जिसके पीछे 10 दिन से देश की सरकार वाली बात, देश की पुलिस की बातों की बात सुनकर जवाब नहीं दे रहे हैं। हम खड़े होकर के देश की सरकार को, देश की पुलिस को, देश की जनता को, देश की मीडिया कहां है वो लोग कांग्रेस चैलेंज कर रहे हैं और सरकार चुप बैठी है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है, इतने आपको असहाय और कमजोर शो कर रही है कि जब उसकी इच्छा होगी तब हम इसको गिरफ्तार करेंगे। कल तक आपने अपनी बात बोल ली या नहीं है? अब आपने बात बोल ली है तो क्यों नहीं गिरफ्तार? आपने ये बात बोल ली और मैं आपकी बात को एक बार दोहराता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं अरेस्ट हुए, यही बात हो गई। इसी बात को आधा घंटे से आप एक बात बोल रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे शशि जी ने आपसे पूछा कि मणिशंकर अय्यर एक जिम्मेदार आदमी सांसद रहे, दूसरे आपने नाम लिया सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री रहे, इस भारत सरकार के विदेश मंत्री रहे। मुझे ये वो नहीं मैं पूरी बात करने दीजिए। सलमान खुर्शीद के ऊपर अरे साहब मैं डिबेट नहीं, क्यों नहीं बात करूंगा? आप विषय को भटकाइए। अरे आप मेरी बात सुनिए, आप कमाल है, आप बात नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? इस प्रकार से सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर और आप जिस तरह की डिबेट कर रहे हैं, इन सब डिबेटों की वजह से आज हाल है। अगर आपने 2014 से पहले की घटनाओं में अगर जेएनयू में कुछ लगाया होता तो आज ये हालात नहीं होते। आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने इस देश को पिछले 60 साल में गर्त में नहीं डाला होता तो आज ये हालात नहीं होते। ये कौन से हालात हो गए ये बताइए? ये हालात किसी भी सरकार अलग राष्ट्र के अंदर नई राष्ट्र की संरचना करने की बात हो रही है। आप कमाल करते हैं, सामने खड़ा है, गलत बात कर रहे हैं। पूरी देश उसको ढूंढ रहे हैं। आज वो सारे एक गिरफ्तारी हुई, एक सिंगल गिरफ्तारी हुई, सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, मुकदमा लगा, आपके वहां पर राहुल गांधी जाके छाती पीट रहे हैं, बातें करते हैं। आप ये आप इसका छाती पीट रहे हैं। चंद्रशेखर जी और अनुज जी, मुझे सुमन जी से जवाब लेने दीजिए। इस बात को कि सरकार नहीं ले सकती अपने आप में, मुझे यहाँ पर इस बात को मुझे यहाँ पर लीगल बोलने दीजिए। आप लोगों के दबाव में, मुझे यहाँ पे अगर कोई बात ठीक है उसका डिसीजन लीगैलिटी क्या है ये मुझे बात करने दीजिए। सुमन चौहान जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की, अनुज जी आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजों से बढ़ावा हमारे देश में इस तरह की ताकतों को मिलता है जो इस तरह से उपद्रव मचाती है, इस तरह से हंगामा मचाती है, इस तरह से विभाजन को ले आती हैं? जैसे हम सलमान खुर्शीद की बात कर रहे हैं, चाहे हम बात करें मणिशंकर अय्यर की जो पाकिस्तान में जाकर इस तरह की बातें कह के आ गए थे, उसके बाद राहुल गांधी का जाना, चलिए कांग्रेस को हटा भी दीजिए इस पूरे मामले से, उमर खालिद कोई 18 महीने या 2 साल की उपज तो नहीं है? बिल्कुल सही बात 2 साल की वहां पर विचारधारा तो ये नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा फहराने पर, वो भी कोई क्रिकेट फैन था जिसने झंडा फहरा दिया हिंदुस्तान का, एक क्रिकेटर के समर्थन में, पकड़ा, जेल में बंद और उस पे मुकदमा। इस देश में आईएसआईएस के झंडे फहराए जाते हैं, इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देश की राजधानी जेएनयू के अंदर लगाए जाते हैं। हम इतने ज्यादा बंधे हुए क्यों हैं? शशि जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सहिष्णुता दिखाती है।
जिसमें कहा जाता है कि भारतीय कहीं ना कहीं असहिष्णु हो गए हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम लेवल ऑफ सहिष्णु कोई देश हो नहीं सकता। और जहां तक बात आपने कही मिस्टर अय्यर जी की, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर ना देखा जाए, मैं यहाँ एक आम सिटीजन और लॉ का ज्ञाता होते हुए कहना चाहती हूँ कि उन्होंने, अय्यर जी ने बाहर जाकर पाकिस्तान में ये कहा, एक दूसरे देश को ये कह रहे हैं कि आप मुझे मदद कीजिए एक ऐसी गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड प्रोसीजर है। तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा? यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर या अगेंस्ट की बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल 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 कहीं ना कहीं आप ये देखिए, एक ऐसे देश के पास आप जाकर, एक ऐसे देश के कानून की ज्ञाता होते हुए देखिए, मैं माफी चाहूंगा और खेद के साथ आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें। मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ। आप क्या गलत है क्या सही है इसके डिसीजन यहाँ पहले उनको अपनी बात पूरी करनी दीजिए। मैं आऊंगी आपके पास। आप सबसे पहले ये देखिए एक ऐसे देश में जहां आप कह रहे हैं कि 56 इंच के सीने को क्या हुआ, हम उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते, पठानकोट का जवाब क्यों नहीं देते? हम पठानकोट का जवाब कैसे दें जब आपके खुद के नेता वहां जाकर ये सहायता मांग रहे हैं कि एक एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो सरकार है उसको गिराने में हमारी मदद कीजिए। हमें भारत की इससे ज्यादा दुर्दशा शायद देखने को फ्यूचर में कभी ना मिले जो दुर्दशा आज के दिनों में हम देख रहे हैं। और ये जो जेएनयू प्रकरण हो रहा है, आप इसके विषय में क्या कहेंगे? जी, जेएनयू प्रकरण के बारे में भी ये देखिए, जब सागर के अंदर जब ऑयल चला जाता है ना, आपका वहां से अगर कहीं किसी कानून की बात हो रही है तो आप अनुज आत्रे जी, इंडिपेंडेंट लॉयर, आप गलत बात बोलेंगे, हम कैसे? अनुज आत्रे जी वो स्वतंत्र लॉयर है, वकील है, बात का जवाब पार्टी से नहीं है। आप सवाल करके छोड़ दीजिए, जैसे लोग आप सवाल करके छोड़ दीजिए ना। नहीं हुए, इनके पीछे पूरा एक सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है उसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे सिस्टम ने काम किया है इन बच्चों को इस हद तक लाने के लिए। और जैसे सागर के अंदर ऑयल की कुछ बूंदें चली जाती हैं तो मछलियां अपना जीवन किसी तरीके से बचाने के लिए उसकी सतह पर आने की कोशिश करती हैं, सरफेस पे आती हैं। वही हाल जेएनयू का हो रहा है। कुछ ना कुछ अब जो सिस्टम है उससे उनको इतनी तकलीफ है कि उनमें खलबली मची है और वो सतह पर आई हैं। मैं ना यहाँ बीजेपी की बात कर रही हूँ, ना मैं यहाँ कांग्रेस की बात कर रही हूँ। एक आम भारतीय होने के नाते मैं ये बोल रही हूँ कि जेएनयू में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ किया जा रहा है, दुर्दशा है इस देश की और बहुत ही शर्मनाक बात है, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। अब कुछ बोलेंगे आप दोनों महानुभाव? नहीं, मैं तो आत्रे जी से परमिशन लेना चाहता हूं कि आत्रे जी अगर वो राग को छोड़े तो मैं आगे बात बोलना चाहूंगा। आत्रे जी, किसी भी विषय में अगर आप बात करते हैं तो कुछ सुनने की कोशिश कीजिए। मैंने सिर्फ एक सिंपल आपसे मैं एक सिंपल बात, फिर वही वाली बात, जेएनयू एक ऐसा कैंपस बन गया है जहां पर एक इंडिपेंडेंट पुलिस स्टेशन होना चाहिए। आप देखिए कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर पुलिस स्टेशन है। यहाँ पुलिस स्टेशन तो होना दूर, पुलिस को अंदर आने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है एक वीसी के द्वारा। क्या वो भारत के विरोधी है? क्या वो सिस्टम का भारत का विरोधी है? मेरे ख्याल से जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी की ब्रेन वॉश की जरूरत है, कंप्लीट यूनिवर्सिटी की। उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि आज हमारी सरकार इतनी कमजोर, हमारे पुलिस प्रशासन इतनी कमजोर हो गई कि अपने देश के अंदर पुलिस प्रशासन कमजोर नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन कमजोर होती तो अभी आंसू गैस लेकर 10 फौजियों को लेकर अंदर घुस गई होती। एक सेकंड, हमारा सिस्टम आज की डेट में स्ट्रांग है, इसलिए उनको चांस दे रहा है। वो अपने अगेंस्ट एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं लगातार। एक सेकंड आत्रे साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये अगर मुद्दे की हम बात कर रहे हैं कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, अभी हम इस मुद्दे को 1 मिनट के लिए रोकते हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। क्या आप मानते हैं कि 10 दिन पहले जो प्रकरण हुआ जेएनयू के अंदर वो गलत था या नहीं था? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल सरासर पहले दिन से लेकर और आज तक पहली बात प्रकार से इसको मैं आपसे जितनी पूछा उसका मुझे जवाब दीजिए। शुरू हुआ क्या वो गलत था या नहीं था? बिल्कुल गलत था। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सिचुएशन को मैं आपसे एक दूसरी बात पूछता हूं जिस प्रकार नहीं, मुझे उसका पूरा जवाब देने दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे ना, हाँ और ना वाला जवाब, ये जवाब नहीं हुआ। मैं आपसे आगे की सवाल पूछ रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, कन्हैया की गिरफ्तारी हुई, कन्हैया की गिरफ्तारी हुई और आज उमर खालिद ये कह रहे हैं कि मुझे मुसलमान होने पर आज मुझे तकलीफ हो रही है। नहीं, शर्म तो इसीलिए आ रही है ना। एक सिंगल मुसलमान और उसमें से 7 लोग जो वो हिंदू हैं,
जो पहला पकड़ा गया वो हिंदू है और ये आदमी बात करता है, इसको बोलने के लिए वहां मौका दिया जा रहा है और ये कहता है मुसलमान होने पे मुझे शर्मिंदगी आ रही चंद्रशेखर है। रॉय। यही हालत हो गई है। आप जैसे लोगों ने इन लोगों को क्योंकि बढ़ाया उसको है, उसी का इसको फायदा बढ़ाने की वजह से आज ये मिलेगा। लोग इतना बोल रहे हैं। क्योंकि उसको अगर आज उसका फायदा मिलेगा। अगर पिछले 60 सालों में जेएनयू को ठीक से ठीक किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। आप और कहीं ना कहीं जाकर के नक्सल के जो प्रभावित जो लोग बैठे हैं वहां पर, उन लोगों ने इसको यहां पर एक तरह से, मैंने आपको पहले दिन कहा कि भौतिक आतंकवाद को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है और केवल वो नहीं दे रहे बल्कि आप दे रहे हैं। आप लोगों ने इसको दिया है। आप एक चीज को पकड़ के बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं उस आदमी को बोलने दिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के मुस्लिम को यही तो बात कह रहे हैं कि एक हिंदुस्तान का मुसलमान बोल रहा है, उसको बोलने दिया जा रहा है। आज अगर रोक देते तो आप जैसे आदमी लोग छाती पीट रहे होते इसको बात को, आपको सराहना करनी चाहिए भारत सरकार की। क्या सरकार वहां रुकी हुई है? कितनी देर बोलने दिया जाएगा? आप मानते हैं कि वो मुस्लिम होने में शर्मिंदगी है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये गलत हुआ कि नहीं हुआ है? आप चुप होंगे तो मैं जवाब। अरे कमाल करते हैं आप, एक बात को पकड़ के बैठे कि अरेस्टिंग नहीं हुई, अरेस्टिंग नहीं। आप बोलिए तो सही कि यहाँ गलत हुआ है। अब आप चुप हो जाइए। आप बोलिए कि यहाँ 10 दिन के अंदर गलत हुआ है। इसके अंदर आप इस बात को देश की जनता के सामने इस चैनल के माध्यम से मान रहे हैं कि सरकार का बहुत अच्छा कदम है ये? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। सराह रहे हैं ना आप इस काम को, जो कल रात से लेकर के आज तक सरेआम सामने खड़ा है और चैलेंज कर रहा है और सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। आप मान रहे हैं उस बात को? सरकार के कदम सराहनीय है, पुलिस का कदम सराहनीय है। पुलिस अपना काम कर रही है और अपना करेगी। बताइए वो सामने खड़ा है, चैलेंज कर रहा है। पुलिस की ब्रीफिंग सुनिए, आपने ब्रीफिंग सुनिए। पुलिस कमिश्नर पुलिस का बयान है, अभी 10 मिनट पहले आया है। बोलते रहेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आप सुने, हमने सम्मान किया है, आप शोर कहा गया कि आप सरेंडर करिए, अगर वो सरेंडर नहीं करता हम गिरफ्तार करेंगे। सरेंडर का वेट हो रहा है। आप शोर मचाने से, गिरफ्तार होंगे। सरकार की कमजोरी नहीं छुपा सकते। देश की जनता पॉइंट बाय पॉइंट बात करिए जिससे कि हम सब एक दूसरे की बातें सुन पाएं और कम से कम जो हमारे दर्शक हैं वो हम सबको सुन पाएं। आप कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, पूछा ये जा रहा है कि क्या ये सही हो रहा था जेएनयू में? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा था। मैंने बोला जिस प्रकार से पहले दिन से लेकर के राहुल गांधी भाई साहब आप बीच में बोलते रहेंगे चंद्रशेखर जी, तो ना आप कुछ बोल पाएंगे ना मैं कुछ बोल पाऊंगा। अपना भी समय वेस्ट करेंगे, हमारा भी करेंगे और ये इस डिबेट की भी आप समय बात करेंगे। आप बोलिए अनुज जी। पहले दिन से लेकर के और आज तक सरकार की इसमें विफलता ही विफलता नजर आ रही है। सरकार कहीं से भी इसमें निर्णय नहीं ले पा रही है, ना पहले दिन ले पाई। आप सुनिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से विफलता। ये जिस प्रकार ये हुआ कार्यक्रम, वो उन्होंने डिक्लेयर करके कार्यक्रम किया था। आपको शायद मालूम होगा पिछले वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार थी। उनको परमिशन नहीं बोलने मिली दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। पिछले वर्ष भी उन्होंने अफजल की बरसी मनाई और इस वर्ष भी डिक्लेयर करके अफजल की बरसी मनाई। अगर उनको परमिशन नहीं मिली थी, वही तो नारेबाजी हो रही थी। क्यों नहीं प्रशासन के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? यही बात समझाने की बात हो रही है। केवल सुनिए मेरी बात, केवल परमिशन रद्द करने से काम हो जाता है? उसको क्यों आयोजन करने दिया गया? क्यों वहां देश विरोधी नारे लगाने दिए गए? सिंपैथी हुई वहां पर? राहुल गांधी किसके लिए गए थे? बिना बात पे राहुल गांधी जी राहुल गांधी एक ओपोजिशन में इतनी बड़ी कमजोरी, पुलिस की सरकार कमजोर है माना, आपके हिसाब से सरकार कमजोर है माना, लेकिन विपक्ष क्यों इतना ज्यादा पक्ष लेता है इस तरह के मुद्दों का? ये भी तो हमें बताइए। आप वहां पर क्यों गए थे? राहुल गांधी क्यों गए थे? आज मुझे वहां राहुल गांधी क्यों गए थे? आप आज बताएंगे? आज कौन गया उसके पक्ष में? आज वो सामने खड़ा। आपको नहीं लगता शह दी जा रही है? आप ये बताइए कौन शह दे रहा है उसको? आज सरकार शह दे रही है उसको। आप ये बताइए ना, सरकार शह दे रही है, सरकार उसको हाथ नहीं लगा पा रही है, सरकार की हिम्मत नहीं हो रही अंदर घुसने की। भेजा भी इसीलिए गया है कि आप जहां सरकार जाके कार्रवाई करेगी तो हम सरकार ही विपक्ष चला लेगी ना। सरकार अपना इस्तीफा दे, सरकार अगर निर्णय नहीं ले सकती। आप मानते हैं ना राहुल गांधी गलत गए? नहीं, किसने गलत? बिल्कुल नहीं गलत। राहुल गांधी सही गए? नहीं, राहुल गांधी राहुल गांधी सही गए? उस दिन उनका जाना बिल्कुल सही था। क्या जरूरी था? सही पूछा जा रहा है, क्या सही था? अब आप सही बोल रहे हैं, आप बताइए क्या सही था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। क्यों सही था? जैसे क्या जिस प्रकार से जो दोषी थे, जो जिनके खिलाफ जो मेन सरकार जिनको कह रही है, क्या जो लोग दोषी नहीं थे, आप उनको तो कुछ अनुज जी दोषी नहीं थे, उनके खिलाफ एक सिरे से कार्रवाई कैसे आपने कार्रवाई होती हुई देखी? कौन कौन दोषी है? जो निर्दोष थे क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती हुई? आप कह रहे राहुल गांधी गए थे दोषियों के खिलाफ नहीं हो? कौन दोषी थे? सरकार तय करेगी, सरकार बताएगी, पुलिस बताएगी कौन दोषी है। जब पुलिस बताएगी राहुल गांधी का जवाब दे रही हूँ। मुझे राहुल गांधी क्यों आए या क्यों नहीं आए वो एक मुद्दा मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ बात ये है कि आपका जो कहना है कि कौन इनोसेंट है, किसने क्राइम किया है, ये सब देखने के लिए तो कोर्ट बैठा है। राहुल गांधी को ये एक्स्ट्रा जिम्मेदारी कम से कम इस गवर्नमेंट ने तो नहीं दी। तो
बिल्कुल शशि जी आप सही कह रही हैं कि कह रहे कहीं हैं ना। कहीं तो आप राष्ट्रवादी हो, किसी मुद्दे पर तो आप राष्ट्रीयता की भावना से सामने आए और राजनीतिक भावना को दूर रखें। कम से कम जब ये कहा जा रहा है कि जंग रहेगी जारी भारत की बर्बादी तक, कम से कम वहां तो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से बाहर आइए और कहिए कि हाँ ये गलत कह रहे हैं, हम सिस्टम के साथ खड़े हैं। इतनी कमजोर और इतनी अक्षम सरकार शायद ही देश के इतिहास में आजादी से लेकर के आज तक नहीं है। अब आई। मैं सुनिए मेरी बात, एक ही बात को 6 बार सब लोगों ने पूछा कि राहुल गांधी क्यों गए? अनुज आत्रे जी, आप उस बात को अनुज आत्रे जी, आप सरकार को गाली दे सकते हैं, इस देश को नहीं। इस देश को गाली देने की इजाजत आपको किसी ने नहीं दी, आप ये तो मानेंगे। आप सरकार को गाली दीजिए, विपक्ष में आप इसीलिए कांग्रेस पर देश को गाली देने की परमिशन किसी ने किसी को नहीं दी है, तो किसी को मानेंगे? नहीं है, आपको नहीं है, मुझे नहीं है, किसी को भी नहीं है और इस जेएनयू को भी नहीं है, इस जेएनयू को भी नहीं है, तो आप शहर नहीं दे रहे लग रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में, सुमन जी, शशि जी, मैं एक साफ देखिए, तो गए क्यों थे वहां पर? हुआ क्या था जो वहां पहुंच गए थे? नहीं अनुज सुनिए, तो परेशानी है वहां पर कौन कौन से निर्दोष ऐसे लोग थे जिनको राहुल गांधी ने लिस्ट बनाकर देखा कि इन लोगों को वहां तंग किया जा रहा है और उन्हीं के पक्ष में मुझे चलना चाहिए। वहां ऐसा क्यों आपको महसूस हुआ? बिल्कुल महसूस हुआ, जिस प्रकार से अगर महसूस हुआ तो क्या कोर्ट में आपने कोई एप्लीकेशन लगाई? आप दोनों लोग मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बोल रहा हूं। कौन लोग थे? कौन लोग थे? कौन लोग? कौन निर्दोष लोग थे जिनको पकड़ लिया गया था? जिस प्रकार से सरकार ने कार्रवाई की, आपको शायद सरकार ने क्या कार्रवाई की? आप पूछिए जवाहरलाल नेहरू में स्टूडेंट से पूछे ना, उन लोगों से जो वहां पर। मैं उन स्टूडेंट से नहीं पूछने जा रही जो देश की बर्बादी की नारेबाजी कर रहे हैं, जो वहां पर जयकारा लगा रहे हैं, वो बराबर उमर खालिद के बराबर ही दोषी हैं। मुट्ठी भर लोगों से, उनमें से जो जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से अधिकतर मुट्ठी भर लोग नहीं थे, वहां के स्टूडेंट्स भी नहीं थे, वो केवल 20-21 लोग थे। अनुज आत्रे जी, मुट्ठी भर लोग नहीं थे, वीडियो देखिए पूरी तरह से। हाँ बिल्कुल, वो 20 से 21 लोग से ऊपर नहीं थे, आपकी शायद जानकारी नहीं होगी। 21 लोग थे ना, माना ना आपने, मुट्ठी भर नहीं है ना। 4000 की अगर 3000 4000 स्टूडेंट्स को छुआ किसने? उसमें 20 और 4000 स्टूडेंट्स को छुआ किसने? और सुनिए, आप जरा भीड़ देख लीजिए और सुनिए, एक बार देखिए जरा वीडियो में। आप 20 लोग बता रहे हैं, ये जो नारे लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखिए जरा लगा रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, सुनने वाले कौन है? बाकी लोग तो स्टूडेंट्स उनको देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, मान लिया, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स को छुआ किसने जो आप जिनकी पक्ष लेने पहुंच गए? मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट टेररिस्ट। ये कल का है उमर खालिद का, ये लड़ाई ये कल रात का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो नहीं थी, आज सबके सामने आया। लड़ाई हम सारे लोगों की सुमन जी से मैं लड़ाई लास्ट कमेंट लूंगी। आज ये लड़ाई सुमन जी, इस तरह के लोगों के बारे में मुझे लगता है कि डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट का विषय है, कोर्ट देखे क्या हुआ है नहीं हुआ है। सरकार का और हम सब का एक ही कर्तव्य, चाहे हम विपक्ष में हैं चाहे पक्ष में हैं, इस तरह की चीजों को हम बढ़ावा नहीं देंगे और इस तरह की चीजों को कम से कम हम शह तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। पकड़िए, डालिए, बिल्कुल बाकी का केस लड़े। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल हमें इन बातों को शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एजेंडा के साथ चलने वाले लोगों से अलग हटकर कह रही हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा था जहां पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी मार्च निकालनी चाहिए थी कि खालिद को अरेस्ट करें, जिसमें प्राइमा फेसे एक इंसान सेडिशन लगातार किए जा रहा है हमारे अपने देश के अंदर बैठकर। और इसमें भी उसकी हिम्मत देखिए, और इस वीडियो में भी उसकी हिम्मत देखिए। अभी वो कह रहा है कि मैं टेररिस्ट नहीं हूं। अभी आपको किसी ने मुस्लिम होने का खामियाजा है उसके लिए, और मुझे तो लगता है मुस्लिम होने का फायदा है उसके लिए। बिल्कुल, मुस्लिम होने का पूरा फायदा है इन्हें। अगर ये देखिए ना, कन्हैया कुमार जेल में है और खालिद अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस माइनॉरिटी को जो अननेसेसरली शय हम लोगों ने हमेशा से दी है, और जबकि ऐसा यू आर क्वाइट राइटली यू हैव सेड कि माइनॉरिटी है भी नहीं, और सबके लिए कम से कम समान कानून हो। अगर मैं गलत करती हूं मुझे पकड़िए, कोई और गलत करता है उसको पकड़िए। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपने पॉइंट्स रखने के लिए। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, उम्मीद मैं वही कर रही हूँ कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। कम से कम आपकी जाति, आपके धर्म के आधार पर आपके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, आपकी शह में लोग नहीं आने चाहिए, और जो देश का मुद्दा है उस पर हम सबको एक होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।